सभी कहते हैं लड़कियां कांच के खिलौनों की मानिंद होती हैं। इनके लिए जिंदगी ढोल भरी पगडंडी की तरह एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, जिसके अर्ध गिर्द लातादाद कांटे बिखरे रहते हैं। जरा देर को पीर तरस्ते से उतर जाएं तो तमाम जिस्त जख्मी ही रहते हैं। जब तक सर पर बाप भाइयों का हाथ ना हो, इसकी अपनी बहादुरी और समझदारी एक बेमानी सी शय। हमारे यहाँ बिलाशुबा वालिद और भाइयों की तरफ से उनको बड़ी तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, मगर हैरत का मकाम तो ये है कि कभी कभी वालिद और भाइयों की तरफ से भी उन नाजुक आबगीनों को ठेस पहुँच जाती है और ये टूट कर बखर जाते हैं। तब मोहब्बत करने वाले हाथ अपने ज़ख्मी होने के डर से उन्हें समेटते तक नहीं। मैं कोई बागी लड़की नहीं, मगर मेरा आज़ाद तजुर्बा यह है कि जहाँ औरत की इज़्ज़त नाजुक होती है, वहाँ मर्द का रूप भी नाकाबिल एतबार होता है। खुसूसन जब बाप भाई उन पर देहाती हों तो झूठी गैरत के नाम पर लड़कियों के जज्बात और अरमानों का सौदा कर देते हैं। शौहर है तो मजाजी खुदा बनकर उसकी खुदी से उनको महरूम कर देता है। जो कुछ चाहता है वो करता है। अगर मर्द इसका चाहने वाला है तो इसाद होकर दे जाता है कि औरत तमाम उम्र के लिए ज़िंदगी से अलग होकर रह जाती है। ताहम सारा इल्ज़ाम मर्दों को देना भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अक्सर औरत फ़रेब अपनी मर्ज़ी से खाती है। अगर वो चाहें तो अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत राहें निहायत होशियारी से मुतय्यन कर सकती हैं, मगर तकदीर के हाथों में अपना सब कुछ सौंप कर वो खुद अपनी बर्बादी को दावत दे देती हैं। जबकि कुदरत ने कुछ काम तदबीर के ज़ेर असर रखे हैं, वो तदबीर से ठीक किए जा सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि रोती हुई हर औरत और हंसते हुए हर मर्द पर एतबार न करना चाहिए, और मेरा तजर्बा भी यही कहता है कि रियाकार मर्द का वाकई कोई एतबार नहीं होता। वो एक ऐसे सांप की तरह होता है जो मौका पाते ही डस लेता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी हवस की खातिर कितनी ही मासूम और बेगुनाह लड़कियों की जिंदगाह जुड़ते चले जाते हैं। शायद वो अपनी हवस की शिद्दत में यौम हश्र को भी भूल जाते हैं। खूबसूरती इस पर सोने पर सुहागे का काम करती है, एक ऐसा पर्दा है जो इंसान के अंदर की सूरत को बिल्कुल छुपा देता है। तब औरत हो के मर्द, उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है कि वो धोखा देने वाला है या कि धोखा खाने वाला। मैं भी एक ऐसे ही हुसैन चेहरे के फरेब में उलझ गई थी, तभी धोखा खा गए। फिर जब उसकी शख्सियत से पर्दा अलिफाटे बहुत देर हो चुकी थी। खुद फरेबी की दायनद में मैं वापसी के सारे रास्ते गंवा चुकी थी। कुदरत ने मुझको ऐसी सजा दी कि वीरान हो गई। मेरी तबाही की कहानी में ज़्यादा दोष मेरा है या मेरे वालिदैन का? ये इल्ज़ाम अपने वालिदैन पर लगाना तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि उन्होंने तो मेरे सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैंने ही अपने ख्वाबों का सुनहरी जाल खुद पर इस तरह डाला कि वो मुझसे दावर हो गए। उन्होंने मेरा नाम रहमत इसलिए रखा था कि बेटी उनके आंगन में रहमत बनकर आती है। बड़ी मिन्नतों मुरादों से उन्होंने मुझको रब से मांगा और पा लिया। अगर उन्हें मालूम होता कि बेटी नहीं बल्कि अपनी इज्जत की अलिफाजल और सफ़ेद चादर के लिए सियाह धब्बा मांग रहे हैं, तो शायद वो पैदा होते ही मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर देते। दोनों भाइयों और मेरी उम्र में बहुत फर्क था। वो कॉलेज जाते थे जब मैं पैदा हुई। इतनी मुद्दत बाद माँ की गोद हरी होने पर ख़ानदान भर हैरान था, मगर अब्बा खुश थे कि उनके घर आंगन में अल्लाह की रहमत की बारिश हुई थी। भाई भी मुझको जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। बाप के मकान में मेरी मासूम कलकारियों के बाइस बिहार का समा रहता था। अपने तो अपने घर के नौकर भी खुश थे। मेरी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की जाती थी। दादी बेजालाड प्यार से मना करती, कहती कि कल को उसने पराए घर जाना है। लड़की ज़ात है, इतना ना बिगड़ो कि किसी घराने से मुताबकत इसके लिए मसला हो जाए। मैं 8वीं में थी जब बड़े भाई की शादी हुई। भाई बहुत अच्छी थी। सारा दिन मैं उनके कमरे में घसी रहती थी। अम्मी समझाती कभी उनको आराम भी करने दिया करो, मगर उनकी एक ना सुआन थी। साल बाद दूसरे भाई के सर पर सहर अस गया। अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाने के बावजूद दोनों भाई मुझको अब भी इतना ही वक्त देते जितना पहले दिया करते थे, बल्कि अब तो घर में मेरे नाज उठाने वाली भाब्याहें भी आ गई थी। कितनी खुशकिस्मत थी मैं कि मेरी दोनों भाब्याहें भी मुझको इस तरह चाहती थी जैसे मैं उनकी सगी छोटी बहन थी। दोनों ही बहुत अच्छी थी। हम मिल बैठते तो खूब हंसते। जब तीनों हंसी मजाक करते तो कहकहों की बरसात हो जाती। अगर हंसना आ जाती तो महफिल गुलो गुलजार हो जाती।
हसना मेरी अजीज जान सहेली थी। इसका घर हमारे बराबर में था। तभी वो ज्यादातर हमारे घर पाई जाती थी। मैं अपनी सहेली से बहुत मोहब्बत करती थी। इससे बिछड़ने का तसव्वुर ना कर सकती थी। दरअसल में एक जुनूनी किस्म की लड़की थी, जिसके साथ ताल्लुक बन जाता ये वाबस्तगी आखिरी हदों को छू लेती थी। हसना के वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका तबादला होता रहता था। हसना के साथ मेरी दिली वाबस्तगी इतनी बड़ी कि ये भूल ही गई कि इसके वालिद का तबादला हो गया तो ये लोग कहीं भी चले जाएंगे और मैं इसको खुद से बिछड़ने से ना रोक पाऊंगी। वही हुआ जिसका डर था। एक रोज़ इसने मुझे बताया कि इसके अबू का तबादला कराची हो गया है और 15 दिन में वो ये मकान छोड़कर चले जाएंगे। ये इत्तला मुझ पर बिजली बनकर गिरी। एक दिन वो हमारे घर ना आती या मैं इससे ना मिलती तो वो दिन पहाड़ बनकर मुझ पर गुजरता। मेरी कोई बहन और अलावा हसना दूसरी सहेली ना थी। ये कमी इसी लाजवाब और धीमे मिजाज वाली लड़की ने पूरी कर दी थी। इसने जादाई के तसव्वुर से मुझे हर वक्त रोना आता। आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगते। इत्तेफाक के इन दिनों हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। अल्लाह ने मेरी सुआन ली। इम्तिहान की खातिर हसना के वालिदैन ने इसको हमारे घर छोड़ दिया। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। अगरचा जानती थी कि यह खुशी आर्जी है, फिर भी कुछ दिन तो वो मेरे साथ थी। हमारे घर कयाम पजीर थी। मेरा बस चलता तो घड़ी की सुइयों पर हाथ रख देती, वक्त को रोक लेती और अपनी प्यारी सहेली को कभी जाने न देती। ऐसा मुमकिन न था। वक्त कब रुकता है? इसका काम तो गुजरते रहना है। बहरहाल हमने मिलकर इम्तिहान की तैयारी की, पर्चे दिए और वक्त पर लगाकर ओढ़ गया। हसना के वालिद इसको लेने आ गए। इस दिन में बहुत रोए। आंखें रू रू कर सारुख बावटे कर डाले। वो भी रोती हुई हमारे घर से गई। 14-15 बरस की उम्रों में हम लड़कियां कितनी जज्बाती होती हैं। उफ, मैं इस वक्त को भूल नहीं सकती। हसना चली गई। मैं उदास रहने लगी। बहना बोलना छोड़ दिया। अम्मी को डर था कहीं बीमार ना पड़ जाऊं कि एक ही ख्याल को दिल में बिठा लिया था। भाई मीर उद्यान बताने को घुमाने फिराने ले जाते, मगर मेरे जहन में हर वक्त हसना की याद किसी जख्मी परिंदे की मानंद चक्कर लगाती रहती थी। बिलाखिर में हमादम सोचते रहने से बीमार पड़ गई। वालिदैन परेशान रहने लगे। अम्मी ने कहा कि इसको हसना से मिलाने कराची ले जाते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। मैं ये सुन कर खुश हो गई। वालिदैन से इसरार किया कि कराची चली। मजबूर औलदीन मुझे कराची लाए। हसना से मिलते ही मेरी बीमारी और पशमुर्दगी काफूर हो गई। वहाँ हम कुछ दिन रहे, लेकिन तादेर तो ना रह सकते थे। घर वापस आना ही था। घर आकर मैंने रट लगा दी कि कराची अच्छा शहर है, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। वालिद ने समझाया कि जिसकी खातिर शिफ्ट होने का कह रही हो, इसके वालिद का फिर कहीं और तबादला हो गया तो क्या हम उनके पीछे मारे मारे फिरेंगे? मैं ना मानी और जिद पकड़ ली। ये वालिद साहब की मोहब्बत की इंतहा थी कि उन्होंने कारोबार भाइयों के सुपुर्द किया और मेरी खातिर शहर बदल लिया। हम कराची आ गए और मैंने हसना के साथ कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुझे को वालिद ने हसना के घर वक्ती तौर पर छोड़ा क्योंकि वालिदा के साथ सामान भी लाहौर से लाना था। कुछ दिनों बाद अबू ने कराची में घर ले लिया और मेरे साथ रहने लगे। मैं बहुत खुश थी। दिल्ली मुराद जो पूरी हो गई थी। अभी मुझे कॉलेज जाते थोड़े ही दिन हुए थे। मैंने कॉलेज के रास्ते में एक नौजवान को खड़े देखा। इसकी खूबसूरती ने मुझे मुतवज्जे किया तो वो भी मेरी जानिब मुतवज्जे हो गया। अब मैं खुद को समझाती कि इसकी जानिब ध्यान न दूं, लेकिन वो तो रोज़ ही रास्ते में खड़ा उमलता। मैं इसकी जानिब देखे बनाना रहती। खुद से खौफ भी आता था कि जुनूनी तबीयत पाई थी। किसी से भी ताल्लुक बनाने से घबराती थी कि यह ताल्लुक खुद मेरे लिए बाइस आज़ार बन जाता था। एक सहेली की मोहब्बत ने मेरे वालिदैन से उनका शहर छिड़वा दिया था, तो ये दूसरा ताल्लुक न जाने कौन सा दिन दिखाने वाला था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि इस नौजवान ने मेरा सित्ता रोक लिया और एक मोबाइल फ़ोन मेरे हाथों में थमा कर चलता बना। लोग देख रहे थे, इसलिए इसको आवाज़ भी ना दे सकी। अब इस मोबाइल ने काम दिखाया।
इसके वॉइस मैसेजेस और जो उसने मुझको मुखातिब करके भरे थे और इल्तिजा की थी कि मैं उसके मैसेजेस का जवाब अपनी आवाज़ में दूँ और मोबाइल अगले दिन इसको लुटा दूँ, ये मेरे लिए एक बड़ा इम्तिहान था। बहरहाल मैंने वॉइस मैसेजेस तो रिकॉर्ड न किया, अलबत्ता मोबाइल लौटाने की नीयत से अगले दिन इस जगह रुकी जहाँ वो खड़ा रहता था। वो फौरन मेरी तरफ आ गया, कहने लगा, सामने पार्क में आ जाओ, यहाँ लोग बहुत हैं, वहाँ मैं तुमसे अपना मोबाइल फ़ोन ले लूँगा। मैं बेखौफ पार्क चली गई। वो 1 मिनट को मेरे पास आया, कहने लगा, सामने मेरा दोस्त आ रहा है, कल उसे ले लूँगा, फ़ोन अपने पास रखो। ये कहकर बगैर फ़ोन लिए वो चलता बना और मैं हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। ये इसकी चाल थी। वो इस बहाने मुझे दोबारा पार्क में बुलाना चाहता था। घर आते ही इसका फ़ोन खोला, तमाम वॉइस मैसेजेस सुनने लगी। ये तकरीबन 12 सौती पैगामात उसने मेरे नाम रिकॉर्ड किए थे। पहले दिन तो 2 ही खोले थे। तमाम सुने तो सोचा ये भी मेरी तरह कोई अजब जुनूनी किस्म का बंदा है। बहरहाल पहली नज़र में उसकी सूरत मेरे दिल में समा गई थी, सो उसके ये मोहब्बत भरे पैगामात बारे ना लगे जिनमें कुछ इस तरह की बातें थीं। आपकी नज़रों ने मुझे हिम्मत दी कि आपको मुखातिब कर। आपकी निगाहें मुझसे पसंदीदगी का इजहार करती हैं। उम्मीद है आप मुझको मायूस न करेंगी कि मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आपसे गुफ्तगू का और कोई ज़रिया समझ में न आया तो अपने ही मोबाइल फ़ोन को कासिद बनाकर आपके हाथ में पकड़ा दिया। मीर उन मुबर इसमें फ़ीड है। राब्ता रखना चाहिए तो अपने पास महफूज कर लेना। अभी मैं उसके ये पैगामात एक एक करके पढ़ रही थी कि उम्मी कोई शय लेने मेरे कमरे में आ गई। इसका मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था, लेकिन वालिदा ने ध्यान ही ना दिया। वो अपनी मतलूबा चीज़ उठाकर चली गई। अम्मी मेरे कामों में बहुत कम दखल देती थी। काश वो इस दिन गौर कर लेती कि मैं किसका मोबाइल पकड़े हूँ। उन्होंने तो मुझको ना टोकने की कसम खाई हुई थी। वालिदैन मुझको बड़ा अहम समझते थे। मेरी हर बात उनके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। इसी बात ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। खुद को जाने क्या समझने लगी। मैं ये समझने लगी कि मेरे हर फैसला ठीक होता है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब अगले दिन का मुझको बेचैनी से इंतज़ार था। इसका मोबाइल मेरे दिल का बोझ बन गया था। चाहती थी कि कल ही लुटा दूं और इसको चंद बातें भी सुना दूं। अगले रोज़ इसको देखकर जाने किया दिल को हुआ कि खरी खरी तो ना सकी। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि इस तरह किसी लड़की के हाथ में सर्रा अपना मोबाइल पकड़ा देना कहाँ की अज़मनदी है। अगर इस पर मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहूँ तो पूरा सबूत मेरे पास मौजूद है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करोगी। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो मैं भी कोई बारा लड़का नहीं हूँ। मुझको तुम्हारी आंखों ने कुछ कहा तो मैंने ये जुर्रत कर ली। तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो मुआफ़ी चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा कभी तुमको यहाँ तो क्या इस दुनिया में ही नज़र नहीं होएगा। खैर, मुआफ़ किया, मैंने बेनियाजी से कहा और मोबाइल इसको दे दिया। ताहम अपनी तरफ से कोई वॉइस मैसेज रिकॉर्ड डाल करके ना दिया। मैं कोई सबूत ऐसा इसके हाथ में ना देना चाहती थी कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। इसकी ऐसी जसारत पर मुझे इस पर गुस्सा ना आया था, क्योंकि इसके लिए दिल में नर्म गोशा पहले से मौजूद था। इसी नर्म गोशे ने वो राह दिखाई कि मैं बाद में उसके साथ पार्क में जाकर बैठने लगी। उसकी बातें मुझको अच्छी लगती, जिनमें मोहब्बत की महक रची बसी होती। अपनी तारीफ सुआन कर मैं फूले ना समाती। सच कहूँ कि इसके मुंह से अपनी तारीफ मुझको फ़ख्र गुरूर के एहसास से सरशार कर देती थी। अब रोज़ प्रैक्टिकल का के होकर कॉलेज से पार्क चली जाती। मुझको देखकर ज़ुबैर की आंखों में खुशियों के दीप जल उठते। फिर ये हाल हुआ, जिस रोज़ हमारी मुलाकात न होती कमी सी महसूस होती। वो अब मेरी ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार कर गया था। एक रोज़ कॉलेज में मुझे पता चला कि उसकी और भी लड़कियों से दोस्तियाँ हैं। मेरी एक क्लास फेलो ने मुझको इसके साथ रास्ते में बातें करते देख लिया। दूसरे रोज़ इसने मुझसे पूछा कि ज़ुबैर तुम्हारा क्या लगता है। इस पर मैंने भी यही सवाल दोहरा दिया कि वो तुम्हारा क्या लगता है। वो मीर और चाज़ाद है, लेकिन अच्छा लड़का नहीं है। नशा करता है और दूसरी बुराइयों में भी मुलव्वस है।
तभी मेरे वालिद साहिब ने मेरी बाजी के रिश्ते से सख्ती से इनकार कर दिया है। राबिया ने मुझको चंद लड़कियों के नाम और फ़ोन नंबर दिए कि तुम खुद उनसे बात करके तस्दीक कर लो, ये उनको भी बेवकूफ़ बना रहा है। इसकी बात मेरे दिल को लगी। मैंने इन लड़कियों का खोज निकाला, उनसे मिलकर तस्दीक की। वो सब सही था जो राबिया ने बताया था। मुझको बेहद दुख हुआ। ज़ुबैर ने मेरे साथ धोखा किया था और झूठ बोला था कि मुझसे पहले इसकी किसी लड़की से दोस्ती न थी। अब जो मैं इससे पाक में मिली तो उन लड़कियों के नाम पते इसको बता दिए और दो टोक बात की कि तुमने उन लड़कियों को बर्बाद किया है। बोलो ये बात सच है या नहीं? वो घबरा गया। कहने लगा, तुमसे किसने कहा है? जिसने भी कहा तो सही है ना। जब इसको यकीन हो गया कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ, वो कमीनी पर उतर आया। कहने लगा, मैं तुमको भी ऐसे ही रसवा कर सकता हूँ जैसे मैंने उनको किया है, वरना मुझसे यूं ही मलती रहूं। हरगज़ नहीं, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने मजबूर किया तो मैं अपने वालिद और भाइयों से शिकायत कर दूंगी। वो तुम्हारा बंदोबस्त खुद कर लेंगे। मुझे धमकती हो? जानती हो इसका अंजाम क्या है? इसका अंजाम तुम्हारे जैसे पेनी खान मेरे भाइयों की ठोकरों में होते हैं। वो गुस्से से भड़क अलिफाटे। उसने कहा, मेरे दोस्त ने तुम्हारी मेरे साथ अपने मोबाइल फ़ोन में तस्वीरें बनाई हुई हैं। जब हम पाक में महव गुफ्तगू होते थे, तुम तो मोहब्बत के जज्बे से मदहोश मुझ में खोई होती थी। तुमको मालूम भी ना हो सका कि कोई हमारी मोदी और तस्वीर बनाता था। ये सुन कर मुझे शदीद झटका लगा। तो क्या कोई मोहब्बत का निकाब ओढ़ कर इतना भी गिर सकता है? अच्छा, मैं माजरत करती हूँ जो मैंने तुमको किस्से में के दिया है, लेकिन तुम वो तस्वीर और मूवीज़ अपने दोस्त के मोबाइल से डिलीट कर दो। वो तो मैं कर दूंगा। इसका फ़ोन मेरे ही घर पड़ा है। मुझे कैसे यकीन आए कि तुम वाकई डिलीट कर दोगे? यकीन ना आए तो अभी मेरे साथ चलूँ और अपने हाथ से खुद वो सारी तस्वीरें वगैरह मिटा डालो। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। मुझको खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद था। वो घर हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था जहाँ ज़ुबैर मुझे ले गया था। मेरा ख्याल था कि वहाँ अफराद खाना होंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इस खाली मकान में उसने मेरे बारा भला कहने का बदला ले लिया और हद से बड़ी मेरी खुद एतमादी ने मेरे गुरूर को खाक में मिला दिया। इतनी बड़ी कीमत लेकर उसने वो मोबाइल दिया जिसमें मेरी और उसकी पाक वाली तस्वीरें और मूवीज़ थी। मैंने उन सब चीज़ों को खुद डिलीट किया तो मेरी जान में जान आए। समझी कि अब मैं रुसवाई के ख़तरे से बाहर हो गई हूँ, लेकिन ये तो मेरी खाम ख्याली थी। ऐसे तेज़ तर्रार गलत किस्म के आवारा लड़के भला इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ते हैं? इसने मेरी तस्वीरें एक और मोबाइल है महफूज कर रखी थी जो इसने फेसबुक में डालकर मुझे को सारे ज़माने में रुसवा कर दिया। ये तो मैं सोच भी ना सकती थी कि वो इतना सफाक दिल होगा। इसने मोहब्बत के इतने कौल वाकरार करके भी हया ना की। मुझसे बड़ी भूल हुई कि इसकी खूबसूरती के जाल में फंस कर उस पर एतबार किया। दरअसल माँ बाप ने इतना मुझको प्यार और एतमाद दिया था कि मेरा ख्याल था कि मैं चांद पर भी उड़कर चली जाऊं तो जा सकती हूँ, किसी भी अजनबी और तन्हा जगह। ये सब मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फेसबुक पर मेरी तस्वीरें चलने से मैं ही बदनाम ना हुई, मेरे घर वाले भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि जिंदगी ही बदल गई। मेरे वालिद रुसवा, भाई भी बदनाम। इनके लाड प्यार को मैंने अपनी नादानी से रुसवाई के अंधेरों में धकेल दिया। अबू बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने मुझसे बात करना तर्क कर दिया। पहले मैं किया थी और आज किया हूँ। कभी कभी इंसान की ज़रा सी लग़ज़िश इसको इज़्ज़त भरी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकती है कि वो मुंह के बिल जा गिरता है और फिर तमाम उम्र उठने के काबिल नहीं रहता। ज़ुबैर ने तो मुझे बर्बाद करके घर बस लिया है, लेकिन मैं अपने घर में भी अजनबी हूँ।